गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे जो टॉपिक्स थे उसमें हमने प्रकाश रसायन के ऊर्जा अवशोषण या प्रकाश अवशोषण के लिए हमने दो नियम देखे थे, एक था बियर नियम, एक था लैम्बर्ट नियम। ठीक है, लैम्बर्ट नियम का प्रतिपादन हमने कल किया था, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आ गया था, डेरिवेशन जितनी भी थी हमारी वो सारी सॉल्व हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं बियर नियम या बियर लैम्बर्ट नियम की। देखो, बियर नियम और लैम्बर्ट नियम, अकेले लैम्बर्ट नियम तो केवल पर क्या था कि द्रव्य के ऊपर काम कर रहा था, वो तो सारा का सारा उसके अंदर तो मोटाई काम कर रही थी, पदार्थ की मोटाई क्या थी, उसके अंदर उसकी डेंसिटी वगैरह वो काम दे रही थी। ठीक है, लेकिन जब हम बियर लैम्बर्ट नियम की बात करते हैं तो ये जो नियम होता है ये विलयन पर लागू होता है, यानी कि सॉल्यूशन पे लागू होता है। अब सॉल्यूशन पे लागू होता है, चीजें सारी वैसी की वैसी रहती है, जैसे आपतित विकिरण वैसा का वैसा रहेगा, परावर्तित विकिरण वैसे ही होंगे और पारगमित विकिरण वैसे ही होंगे। लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो हमने लैम्बर्ट नियम में भी वही किया था, आपतित विकिरण के बारे में बात की थी और पारगमित विकिरण के बारे में बात की थी, यानी कि परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में हमने बात नहीं की थी, क्योंकि उसकी परसेंटेज 4% से भी कम थी, नगण्य मान के हमने उसको छोड़ दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दो फीचर्स आते हैं, एक होता है आपतित विकिरण और दूसरा होता है पारगमित विकिरण। ठीक है, अब द्रव्य के अंदर हमने जो बात की थी लैम्बर्ट नियम के लिए, उस लैम्बर्ट नियम के लिए तो हमने द्रव्य के अंदर पदार्थ की मोटाई का काम में लिया था, लेकिन यहाँ पे उस विलयन, अगर हम जो बियर लैम्बर्ट नियम है वो विलयन के लिए काम में ले रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन काम में आएगी। फॉर्मूला एज इट इज वैसे का वैसा ही चलेगा जैसे लैम्बर्ट नियम में चल रहा था, और यहाँ पे भी एज इट इज वैसे ही चलेगा। देखो, जो बियर का नियम होता है वो विलयन के लागू होता है, सिंपल सी चीज है, और विलयन के जो लागू होता है तो वहाँ पे एक चीज फैक्टर काम में आता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता जो फैक्टर काम में आता है वो बियर नियम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जब एक वर्णीय प्रकाश विकिरण किसी विलयन पर आपतित होता है तो विकिरण की तीव्रता में कमी माध्यम की मोटाई के साथ साथ पथ की लंबाई या फिर उसके विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो देखो, हम जब बियर लैम्बर्ट नियम का प्रतिपादन करते हैं तो हम एक डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ये हमने एक सोर्स मान रखा है जिसकी वेवलेंथ हमने फिक्स कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है हमने उसको माना है I0। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो वो हम एक सेल की बात कर रहे हैं। ये सेल कांच के, एक विशेष प्रकार के कांच के पदार्थ की बनी हुई होती है और ये इसकी जो शेप होती है वो क्यूबॉइड होती है, घन के समान होती है। ठीक है, घन के समान होती है। अब इसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। पहली बात तो है कि इस ये जो सेल होती है वो इजीली तोड़ी नहीं जा सकती है, इसको तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और इस सेल के अंदर सिंपल सी चीज़ है, इस सेल के अंदर हमें सॉल्यूशन भरना पड़ता है, सॉल्यूशन हमें भरना पड़ता है। ये क्यूबॉइड शेप की शेल है जिसके हमें अंदर सॉल्यूशन यानी कि विलयन भरना पड़ रहा है। अब ये जो विलयन है ये विलयन पारदर्शी नहीं होना चाहिए, यानी कि रंगहीन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ कलर्स होने चाहिए। विलेय और विलायक दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको एब्जॉर्ब करने वाले होने चाहिए, उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए, उनका अवशोषण होना चाहिए। अगर आपने रंगहीन ले लिया तो उसको एब्जॉर्ब अवशोषण उसका नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेना है वो रंगीन लेना है, कलर्ड लेना है। विलेय और विलायक दोनों ही कलर्ड होने चाहिए। जो सॉल्यूशन हमने लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, अवशोषण उस इंटेंसिटी का होना चाहिए। अब इस सेल से बाहर जो निकल रही है वो हमारी हो गई ट्रांसमिटेड, यानी कि पारगमित विकिरण हो गई। हमने पहले भी पढ़ा था प्रकाश के अवशोषण के अंदर। ये जो पारगमित विकिरण है उसको बाद में हम एक डिकोडर ले लेते हैं, यहाँ पे ये रिकॉर्ड होती जाती है कि कितनी वैलेंसी यहाँ पे आई है। डिकोडर या रिकॉर्डर जो हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस सेल की। देखो, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला सोर्स है उसी मोनोक्रोमेटिक लाइट वाले सोर्स के लिए हमने लैम्डा फिक्स कर रखी है, यानी कि इसकी वेवलेंथ हमने फिक्स कर रखी है। वो चाहे 400 nm करो, 500 nm करो, 800 nm करो, वो लेकिन फिक्स होनी चाहिए, उसको चेंजेस बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लैम्डा से एनर्जी चेंज होती है, प्रकाश चेंज नहीं होता है। प्रकाश तो फोटोन के रूप में आपतित होता है, इसलिए छोटे छोटे पैकेट्स जो आते हैं वो फोटोन के, वो प्रकाश के रूप में आते हैं। ठीक है, अब ये फोटोन्स, जो बात आती है अपनी इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, एक होता है एनर्जी और एक होता है इंटेंसिटी। ठीक है,
होती है लाइट की, यानी कि तीव्रता क्या होती है। अब इंटेंसिटी को सिंपल सी बात करते हैं कि ये जो हमारा क्यूब है, ठीक है, इस क्यूबिक सेल के अंदर कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स होंगे। अब ये मेजरमेंट्स मान लो कि हमने 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया और 3 पार्ट हो गया। माना कि हमने ये जो लेंथ ले रखी है ये हमने ले ली 3 सेंटीमीटर। कितनी ले ली हमने? 3 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट हो गया ये 1 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया ये 1 सेंटीमीटर और तीसरा हो गया 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ आती है तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इस क्यूब वाली जो सेल है, इस सेल के ऊपर इतने छोटे 1 सेंट पर यूनिट सेल पे कितने फोटोन एब्जॉर्ब कर रही है, वो आपकी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। ये इंटेंसिटी यानी कि एक पर यूनिट सेल पे, बहुत सारी सेल से बना हुआ होता है, पर यूनिट सेल पे ये जो इंटेंसिटी है यानी कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये चीज़ काम में देती है। अब सिंपल सी एक चीज़ आती है कि जो इंटेंसिटी है हमारी, ये इंटेंसिटी को हम एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक रबर की बॉल है, एक हमारे पास है प्लास्टिक की बॉल है। केवल हमें इनके वेट से कोई मतलब नहीं है, हम फेंकते कितनी है। मान लो कि हमने 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर हमने 50 रबर की बॉलों को पकड़ा है और उसी एवज में हमने 100 प्लास्टिक की बॉलों को पकड़ा है। तो जो इंटेंसिटी है वो प्लास्टिक की बॉल के लिए कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी, और रबर की बॉल के लिए कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। यानी कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पर यूनिट सेल के अंदर, यानी कि 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पर यूनिट सेल के अंदर कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटेंसिटी कहलाएगी। और एनर्जी आपकी बात आती है तो एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। अब ये तो था हमारा डायग्राम, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं अपने डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के अंदर देखो सिंपल सी चीज़ होती है कि हमने जो डेरिवेशन स्टार्ट की है उसमें 2 चीज़ें काम में आती है। पहली चीज़ काम में आती है पर इंटेंसिटी चेंज इन पर यूनिट सेल। देखो जो डिस्टेंस ले ली है, पथ की लंबाई ले ली है हमने, उसके अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं वो सारा का सारा हमारा क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके C और I के, ठीक है। हमारे यहाँ पे C क्या है? कंसंट्रेशन है, dx हमारी क्या है? पथ की लंबाई है। अब यहाँ पे हमने एक माइनस का साइन दिया है। माइनस का साइन किसको डिनोटेट करता है? डिक्रीज को। यानी कि जब पथ की लंबाई, यानी कि जब कोई सॉल्यूशन फोटोन होता है वो सॉल्यूशन के अंदर से गुजरता है तो उसकी इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ कमी आती है। अब देखो ये इंटेंसिटी में जो कमी आ रही है उसको हमने नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट किया है तो हम यहाँ पे समाकलन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटाते हैं, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनता है? di/dx इक्वल टू एप्सिलॉन c डॉट i, ठीक है। ये एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है, स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक इसको जो बोला जाता है। अब हम इनको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज कर देखो छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, तो कि सारी डेरिवेशन आएंगी नहीं। तो di/i इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एज इट इज वैसे का वैसा है, एप्सिलॉन डॉट c डॉट dx मल्टीप्लाइज इसको हम बोल सकते हैं डॉट को, ठीक है। अब हमारे पास में ये इक्वेशंस आ गई। ये इक्वेशंस आ रही है -di/i तो बराबर एप्सिलॉन c डॉट dx, ठीक है। अब ये जो साइन है माइनस का di/i वाला जो साइन है, ये माइनस के साइन को हम इधर लेके आए तो di/i इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डॉट c डॉट dx, या जिसको हम एप्सिलॉन मल्टीप्लाई c कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई dx हम इसको लिख सकते हैं। अब ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसके अंदर लिमिट्स लगाते हैं। लिमिट्स लगाने के लिए हमारे पास में क्या है? i के लिए तो क्या करते हैं? लिमिट्स लगाएंगे तो i बराबर I0 से IT तक न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा, और इधर x के लिए क्या लिखेंगे? x बराबर 0 से x बराबर x तक समाकलित करने में। अब देखो हम इसको समाकलित करेंगे तो di/i का समाकलन हो जाएगा, i बराबर I0 से i बराबर IT तक। और इधर देखो एप्सिलॉन कोफिशिएंट है,
सी कोएफिशिएंट है, इनका समाकलन नहीं होगा। तो माइनस एप्सिलॉन डॉट सी और ये x बराबर 0 से x बराबर x किसका हो जाएगा dx तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब भी आपका di अपॉन आई जो आया है तो इसका जो समाकलन का जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास में वो क्या आ जाएगा ln it अपॉन I0 अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x। ये हमारे पास में आ गया समीकरण नंबर 3। क्या आया है ln it अपॉन आई नॉट बराबर माइनस एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे स्थिरांक है और c यहाँ पे कंसंट्रेशन है और x क्या है पथ की लंबाई में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, आगे जो डेफिनेशंस आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है, अब देखो ln को जब चेंज करते हैं ये क्या होता है नेचुरल लॉग होता है, तो ये आता है log बेस में e और log बेस e को जब हम log 10 में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है 2.303 मल्टीप्लाई log 10। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे समीकरण नंबर 3 की। समीकरण नंबर 3 में जब हम IT की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। देखो समीकरण जो नंबर 3 है हमारे पास में, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं तो IT की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो log बेस में e ले लेते हैं। ठीक है, तो log बेस में ln क्या हो जाएगा, ln इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास में IT अपॉन I0 इक्वल टू e की पावर में माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हमने पहले भी पढ़ रखा था कि हम यहाँ पे IT की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I0 e की पावर में एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमारी आगे काम आने वाली है, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 को हमने पहले एक स्टार परफॉर्मेंस दी थी जहाँ पे हमने क्या लिखा था IA बराबर I नॉट माइनस IT लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इस IA बराबर I नॉट माइनस IT में हम समीकरण 4 से IT की वैल्यू पुट करेंगे। IT की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो IA बराबर I नॉट माइनस I नॉट e की पावर माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x। अब IA की वैल्यू क्या हो जाएंगी, IA बराबर I नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एप्सिलॉन डॉट सी डॉट x। ये हमारे पास में अवशोषित जो भी हुआ है प्रकाश विकिरण उसका समीकरण हमारे पास में आ जाता है। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों समीकरणों को छोड़कर हम बात करते हैं समीकरण नंबर 3 की। देखो समीकरण नंबर जो 3 है उसका हम क्या लेते हैं log 10। समीकरण नंबर 3 को हम किस में चेंज करते हैं log 10 में बदलते हैं। तो समीकरण नंबर 3 है ln, हमने पहले भी दिखा था ln को log 10 में बदलते हैं तो 2.303 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास में अवेलेबल है, हम क्या करेंगे 2.303 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डॉट सी मल्टीप्लाई x। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन हम चेंज करते हैं 2.303 को इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई पाथ लेंथ, ये आपका x आ गया। ठीक है, अब ये देखो एप्सिलॉन अपॉन 2.303 को हम डिनोटेट कर सकते हैं एप्सिलॉन डैश के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास में नया समीकरण क्या आ जाएगा log IT अपॉन I0 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन डैश मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई x। ये हमारे पास में एक समीकरण आया है। जब log को हटाते हैं या log को 10 में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा IT अपॉन I नॉट इक्वल टू log बेस में 10 माइनस एप्सिलॉन डैश C x। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास जो आई है, इसको इंटरचेंज करते हैं। देखो जो 6 इक्वेशन आई है अब उसके अंदर हम IT की वैल्यू निकालते हैं।
IT की वैल्यू क्या हो जाएगी, I नॉट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 माइनस एप्सिलॉन डैश सी एक्स। ये हमारे पास दोबारा किसकी वैल्यू आ गई, IT की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जो बात की है, इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास में आया है, इसमें एप्सिलॉन डैश हमारे पास में एक वर्ड आया है। इस एप्सिलॉन डैश को बोलते हैं अवशोषण विलयन का मोलर अवशोषण गुणांक। क्या बोलते हैं, मोलर अवशोषण गुणांक, या बोल सकते हैं आप इसको मोलर अवशोषणता। ठीक है, पहले इसको अवशोषण माध्यम मोलर विलोप गुणांक कहते थे, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, मोलर विलोप गुणांक की जगह क्या लिख दिया, मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर अवशोषणता। ठीक है, अब ये बात हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक की। अब बात करते हैं एब्जॉर्बेंस की, यानी कि उसके अंदर अवशोषण कितना होता है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, A बराबर log I नॉट अपॉन IT। A बराबर log I नॉट अपॉन IT। देखो, अगर हम फॉर्मूला नंबर यहाँ पे हमारे पास में है, अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास में एक वैल्यूज आती है log, देखो A बराबर क्या होता है हमारे पास में, log I नॉट अपॉन IT, और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, एप्सिलॉन डैश सी एक्स। ठीक है, IT अपॉन I नॉट को हम A बोलते हैं, और इसका ये चीज़ हमारे पास में सामने आती है। यदि log I नॉट अपॉन IT, इसकी वैल्यू हम कर ले 1 मोलरिटी, 1 मोलरिटी अगर हम इसकी वैल्यू कर लेंगे तो हमारे पास में विलयन की सांद्रता 1 मोलरता आएगी। कितनी आएगी, 1 मोलरता आएगी। अब हम बात करते हैं, हमारी जो सारा रिलेशन बना हुआ है, सबसे पहले देखो DI अपॉन DX CI, यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ में चेंजेज हुआ है, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट लिया है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के बाद में आया है माइनस DI अपॉन I C डॉट D C एप्सिलॉन डॉट C डॉट DX। यहाँ पे डॉट का मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट हमने इसको हटाया, माइनस का निशान इधर इंटरचेंज कर लिया, माइनस का निशान इधर इंटरचेंज करने के बाद में हमने क्या किया है, इनकी एक लिमिट ली है, समाकलन करने के लिए लिमिट्स लिए। समाकलन के अंदर जब लिमिट्स लिए हैं तो हमने I नॉट से लेके IT तक ली है, और x बराबर 0 से लेके x बराबर x तक ली। ये लिमिट्स के बाद में हमने ये इक्वेशन शो की है। इक्वेशन शो करने के बाद में हमने जब समाकलन किया तो DI अपॉन I क्या हो जाएगा, I अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, और x बराबर 0 और x बराबर x के अंदर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। तो 0 की जो लोअर लिमिट है उसको हम वैल्यूज नहीं करते हैं, और हमारे पास में क्या आ जाएगी, dx की जो वैल्यू आएगी समाकलन के बाद में वो हो जाएगी x। अब इसके बाद में हम जो बात करते हैं IT, हमारा IT की वैल्यूज आ गई। IT के बाद में हमने एब्जॉर्बेंस निकाल लिया, अवशोषण कितना होता है वो निकाला। अब समीकरण जो 3 हमारे पास में आया था, इंपॉर्टेंट समीकरण था, उसका हमने log लिया, log लेने के बाद में हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। अब हम बात करते हैं मोलर विलोप गुणांक। अब देखो, मोलर विलोप गुणांक के साथ साथ में हमारा जो एप्सिलॉन डैश जो आया था, जिसको हमने मोलर अवशोषणता गुणांक या मोलर विलोप गुणांक जिसको हमने बोला था, उसकी इकाई क्या होती है। देखो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन की इकाई जो होती है वो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मोल पर मीटर क्यूब होती है, और हमारे पास में जो x होता है, पथ की लंबाई होती है, उसकी मीटर होती है। ठीक है, तो जब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं या इसका जो इसका इकाई निकालते हैं, तो इकाई निकालने के बाद में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में मोलर अवशोषण गुणांक की जो इकाई होती है वो आती है प्रति मोल मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बियर का नियम होता है वो गैसीय अवस्था पर लागू नहीं होता है। सॉरी, जो बियर का नियम होता है, पदार्थ के जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो गैसीय पदार्थ जो बियर के नियम का पालन करते हैं, लेकिन लैम्बर्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब बात आती है पारगम्यता की। जैसे अवशोषणता निकाली हमने, वैसे हम क्या निकालते हैं, पारगम्यता। देखो, माइनस log I नॉट अपॉन I0, ये जो चीज होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, A के इक्वल होती है, एब्जॉर्बेंस के इक्वल हो गई। अब इस अवशोषणता को हम डिनोटेड कर सकते हैं बराबर माइनस log T। यहाँ पे माइनस का निशान हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने बाद में माइनस का निशान नहीं लगाया है। एप्सिलॉन डैश सी डॉट एक्स, ये जो सारी वैल्यूज हैं आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो पारगम्यता होती है वो
एक के क्या होती है, इन्वर्स होती है। या मान सकते हो आप कि log बेस जब हम 10 लेते हैं, log है अपने पास में, ये वाला log है, log 10 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ सकती है, -a, ठीक है। या फिर हमको इसको लिख सकते हैं log बेस 10 माइनस एप्सिलॉन डैश डॉट सी डॉट एक्स। ये एक नया रिलेशन बनता है, ये एक नया रिलेशन बनता है। देखो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो बियर लैम्बर्ट नियम होता है उसके अंदर अगर हम ए और सी के मध्य ग्राफ खींचते हैं, यानी कि अवशोषणता एवं सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो एक सरल रेखा जो सरल रेखा हमें प्राप्त होती है वो सरल रेखा आगे चलकर कुछ ना कुछ ढाल ग्रहण कर लेती है, यानी कि वो कंप्लीटली एक सरल रेखा नहीं रह पाती है। ये किसके बीच में है, अवशोषणता और आपका पारगम्यता के बीच में जो रिलेशन आया, उसी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सांद्रता और आपकी अवशोषणता के मध्य में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा बियर्ड लैम्बर्ट नियम। अब हम इसके अंदर जो छोटा सा ग्राफ बनता है वो ग्राफ क्या कहता है कि हम जब ए और कंसंट्रेशन सी, अवशोषणता और सांद्रता के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो आना तो चाहिए सरल रेखा, आना तो चाहिए सरल रेखा, लेकिन ये सरल रेखा थोड़े देर बाद में ढाल ले लेती है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ कर्व आ जाता है और ये ढाल किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन एक्स के बराबर होती है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करना पड़ा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कंप्लीटली इसका नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक होती है वो भी आपको पढ़नी है, साथ साथ में आपको नोट्स भी कैरी करने हैं। जो हमने लिखाया वो एक साथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए मोस्ट अवेलेबल हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करती हूँ मैं बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाओं के बारे में बात करती हूँ कि ये बियर लैम्बर्ट नियम है, कहाँ आकर फेल हो जाते हैं, कहाँ तक ये काम कर सकते हैं, इनकी कौन सी लिमिट्स होती है। देखो बियर लैम्बर्ट जो नियम है वो आपतित प्रकाश जो विकिरण हम जो लेते हैं, इंसिडेंट जो लाइट लेते हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक वर्णी होनी चाहिए, बाकी किसी लाइट में ये काम नहीं करता है। दूसरा जो ये बियर लैम्बर्ट नियम है, ये बियर लैम्बर्ट नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तनु विलियम जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, अगर हम सांद्र ले लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और सांद्र विलयन के अंदर प्रकाश का जो अवशोषण होता है वो एकदम से हो जाता है, यानी कि उसकी हम जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी होती है, वो क्या मोस्टली हम नॉलेज या नोटिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरी बात आती है जो विलेय, यदि विद्युत, अगर हमने विलेय के रूप में विद्युत अपघट्य ले रखा है, आपने पढ़ रखा होगा विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है। अगर विलेय के रूप में हमने विद्युत अपघट्य तो जानते हो जिसमें एनायन कैटायन बनते हैं, वो विद्युत अपघट्य जब लेते हैं तो उच्च सांद्रता पर अंतर आयनिक अंतःक्रिया के कारण, कौन सी क्रिया, अंतर आयनिक अंतःक्रिया के कारण आपतित प्रकाश विकिरण का जो अवशोषण होता है वो प्रभावित होता है, और जिसके कारण क्या होती है, सरल रेखा जो ग्राफ बनता है, इस सरल रेखा में थोड़ा सा विचलन आता है, विचलन मतलब थोड़ा सा ढाल आना स्टार्ट हो जाता है, वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन डैश एक्स के बराबर होता है। तीसरी बात हमारे जो बियर का नियम होता है वो द्रव निलंबन के पर लागू नहीं होता है। आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा होगा, उसमें आपने वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन पढ़े होंगे, तो ये द्रव निलंबन पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, पदार्थ का जो अवशोषणांक होता है वो ए, हमने जो डिनोटेड किया था ना ए, ये अवशोषणांक ताप पर निर्भर करता है, अर्थात अगर ताप हमने स्थिर रखेंगे तो हमारे पास में इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर हमने ताप को इस पर, या ताप बढ़ेगा तो अवशोषण बैंड पर वर्णोत्कर्षी प्रभाव पड़ेगा। आपने पढ़ रखे होंगे वर्णोत्कर्षी, और आपने बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, ये सारी जो चीजें हैं आपको जो आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बियर लैम्बर्ट नियम, जो हमारे प्रकाश अवशोषण के जो नियम थे, बियर का नियम, लैम्बर्ट का नियम, या कॉमन में बियर लैम्बर्ट का नियम, ये हमारा कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे हमारे कि किस किसने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए हैं, कौन कौन से नियम दिए हैं, कौन कौन से नियम प्रतिस्थापित किए हैं, क्वांटम लब्धि क्या होती है, जैवलॉन्स की आरेख क्या होता है, तो हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो लिंक आपको बार बार नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपके अपडेट आपको मिलती रहेगी, जितनी भी क्लासेस होंगी नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे जॉमनेर पीजी कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।